सर, महाराणा प्रताप एक तरफ और दूसरी तरफ अकबर की बात अक्सर चलती रहती है सर। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, हमारे सूबे के शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि अकबर महान नहीं था, अकबर तो बलात्कारी था, वो तो मीना बाज़ार लगवाया करता था। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एक तरफ हमें अकबर महान पढ़ाया जाता है, तो दूसरी तरफ हमारे देश में महाराणा प्रताप को हम हमारा गौरव मानते हैं। आप क्या विचार रखते हैं सर? कि जो जब अकबर थे उस समय आप कह सकते हैं एक तरह से मुग़ल एम्पायर अपने सबसे ऊंचाई पर था। वर्तमान देश की राजनीति धर्म और जाति के आधार पर चल रही है। अक्सर ऐसा लोग आरोप लगाते हैं, एक पार्टी के बारे में कहते हैं कि ये पार्टी धर्म के आधार पर राजनीति करती है, वहीं अपोजिशन वाली पार्टी के बारे में कहते हैं कि जातिवाद करना चाहते हैं और लोगों को जातियों में बांटना चाहते हैं। नेताओं की संलिप्तता इसमें है और नेताओं का आशीर्वाद जिन लोगों पर, हाथ जिन लोगों पर रहता है, उसकी वजह से ही पेपर लीक जैसी घटनाएं होती है। अब आप मुझे टीका टिप्पणी की बात कर रहे तो व्यक्तिगत ना होके एक विचार तो साझा करें आप। हैं। एक तो पेपर लीक तो सब लोग जानते हैं कि युवा के साथ तो एक कुठारघात हो भद्दा रहा है। मजाक है। बिल्कुल सर। और मणिपुर के लिए भी यही बात है कि जो लोग गड़बड़ कर रहे हैं उनको तो पकड़ना ही चाहिए। तो मणिपुर की जहाँ बात आती है, तो सीधा आरोप प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पे लगता है कि वो कानून व्यवस्था संभालने में असमर्थ वहाँ नजर आ रहे हैं। मोदी जी और अमित शाह जी कानून व्यवस्था संभालने में फेल हो चुके हैं। आपने जब चुनाव जीता, उसके बाद से आपके कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि हमारे साहब को मंत्री बनाया जाएगा। उन्होंने कहा भी कि हमारे साहब मंत्री बनेंगे, लेकिन आपको मंत्री पद नहीं दिया गया। मंत्री पद तो मिलना ही चाहिए। मुझे महसूस तो हुआ कि कार्यकर्ता निराश थे। इससे पहले खबर थी कि ये किशोरियों को बेचा जा रहा है। तो सर आज इस दौर में ऐसी खबरें सामने आना किस ओर इशारा करती है सर? क्या उन लोगों को हम भूल चुके हैं, हमने उनको दरकिनार कर दिया कि आपको कोई देखने वाला नहीं है, या उनको एजुकेट करने में हम पीछे रह गए सर? कहाँ बड़ी वजह चूक मानते हैं सर? नमस्कार, मैं रितेश पारिक स्वागत करता हूँ आप सभी का दी उड़ान साथ साथ में। आज की खास मुलाकात महाराणा प्रताप के वंशज, उदयपुर राजघराने के सदस्य और वर्तमान नाथद्वारा से विधायक श्रीमान विश्वराज सिंह जी मेवाड़ के साथ। विश्वराज सिंह जी मेवाड़, जिन्होंने कांग्रेस के कद्दावर नेता श्रीमान सीपी जोशी जी को चुनाव हराया विधानसभा चुनाव में और विधायक बने। उसके कुछ ही समय बाद लोकसभा चुनाव आए, तब इनकी धर्मपत्नी को टिकट दिया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, लोकसभा का टिकट, और पूरे प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतने वाली इनकी धर्मपत्नी, जिन्होंने सबसे ज़्यादा वोटों से राजस्थान में जीत दर्ज की। तो आइए मुलाकात करवाते हैं श्रीमान विश्वराज सिंह जी मेवाड़ के साथ। नमस्कार सर, स्वागत करता हूँ आपका दी उड़ान साथ साथ में। नमस्कार। सर, अक्सर हम महाराणा प्रताप की वीर गाथाएँ सुनते रहते हैं, आज आपसे मिलने का सौभाग्य मिला, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आप आने के लिए और बात करने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। सर, महाराणा प्रताप का नाम आते ही जहन में वो हल्दी घाटी का युद्ध, चेतक घोड़ा, सब जहन में चलने लगते हैं, आंखों में चमक आती है और एक वो वीरता छलक उठती है सर। सर, महाराणा प्रताप एक तरफ और दूसरी तरफ अकबर की बात अक्सर चलती रहती है सर। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, हमारे सूबे के शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि अकबर महान नहीं था, अकबर तो बलात्कारी था, वो तो मीना बाज़ार लगवाया करता था। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एक तरफ हमें अकबर महान पढ़ाया जाता है, तो दूसरी तरफ हमारे देश में महाराणा प्रताप को हम हमारा गौरव मानते हैं। आप क्या विचार रखते हैं सर? मेरे विचार इस बारे में है कि जहाँ तक जो हम कहते हैं द मुग़ल किंगडम, आमतौर से गलत पढ़ाया जाता है कि हम हमेशा उनके नीचे रहे हैं और उनका जो मुग़ल एम्पायर जो है बहुत शताब्दियों तक चली। ये बात थोड़ी गलत है क्योंकि अगर आप देखें कुछ ही पीढ़ियों चली मुग़ल एम्पायर, और बाबर हुमायूं जब आए थे तो वो तो अपने संभाल रहे थे, शुरुआत थी उस समय, तो आप उस समय आप वो एम्पायर भी बात नहीं कह सकते हैं। और ज़्यादातर उनकी, और अब अगर हमारा और हमारे देश का इतिहास देखें तो वो तो बाबर आने से कई शताब्दियों पहले से शुरू होता है और बाद में भी चलता रहा है। बिल्कुल सही। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हम मुग़लों के अंडर या मुग़ल एम्पायर जो है पूरे मध्यकाल में भारत में नहीं था। तो ये एक गलत चीज़ प्रचलित हो रही है कि मुग़ल एम्पायर शताब्दियों तक चला और हम उनके नीचे ही रहे। और जहाँ तक अकबर की बात है, ठीक है, उनके जो जब अकबर थे उस समय आप कह सकते हैं एक तरह से मुग़ल एम्पायर अपने सबसे ऊंचाई पर था। तो अगर मुग़ल जो आप लोग आमतौर से एम्पायर कहते हैं, अगर आप कहते हैं कि उस समय एम्पायर ऊंचाई पे था और आप उनको महान कहते हैं, तो वो आपकी सोच है। लेकिन जहाँ तक महाराणा प्रताप और अकबर की बात है, महाराणा प्रताप के जो मोटिवेशन थे, उनकी जो वीरता और इंडिपेंडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट की बात थी, और उसके साथ तो अकबर का मुकाबला आप कर नहीं पा रहे। और उनके पास इसीलिए आपस में लड़ाई हुई थी और जो नतीजा है हम सब देख रहे हैं। आज आप जैसे कह रहे हैं कि महाराणा प्रताप के वंशज से आप बात कर रहे हैं, और हमारी जो परिवार है मुग़ल एम्पायर तो चला गया, बिल्कुल सही है सर। लेकिन
जो सही है वो तो हमेशा चलेगा। सर आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, उसके कुछ समय बाद आपको विधायक का टिकट दिया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा। उसके कुछ समय बाद लोकसभा चुनाव आए, तब आपकी धर्मपत्नी को टिकट मिला और उन्होंने भी चुनाव जीता, आपने भी चुनाव जीता। तो सर आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, तो क्या कोई शर्तें आपने रखी थी कि हमें टिकट दिया जाए, या फिर उनकी तरफ से कोई आश्वासन आपको दिया गया था कि आप अगर पार्टी ज्वाइन करते हैं तो आपको टिकट दिया जाएगा सर? कि उन अप्रोच तो उनकी तरफ से थी कि अगर आप पार्टी में शामिल हों तो अच्छा होगा। तो उस समय बात ऐसी थी कि अब आप पार्टी में शामिल होंगे तो पार्टी की तरफ से वो लोगों के लिए कुछ न कुछ काम करेंगे। तो पार्टी में शामिल हो गए और उसके बाद टिकट की बात हो गई थी। सर आप अक्सर राजनीति में तो आप अभी आए हैं, उससे पहले भी आप लोगों के बीच रहे हैं, लोग आपके पास फरियादें लेके आते थे और अब भी आते हैं। सर आप विधायक बने 2-5 महीने का जो समय हुआ है, सर कैसा अनुभव रहा? पहले भी आप लोगों से मिलते थे और आज भी लोगों से मिलते हैं, संख्या ज़रूर बढ़ी है, अनुभव कैसा रहा सर? पहले भी लोग से मिलते थे, पहले मिलते थे तो सामाजिक तौर पे मिलते थे। कुछ समय जब महाराणा साहब एमपी थे तो राजनीतिक तौर से मिले, फिर वापस सामाजिक तौर से ही मिलने लगे। और अब वापस एक एमएलए की हैसियत से तो एमएलए की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है। तो एक हिसाब से आप अलग तरह से लोग से मिलते हैं और आपका जो जो आप काम कर सकते हैं और आपकी ज़िम्मेदारी भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरह से अनुभव अलग है। सर आप विधायक बने उसके बाद क्या आपके क्षेत्र में कोई बड़े बदलाव, बड़े विकास के कार्य हुए हैं? और अगर आगे आपको मौका मिलता है तो कौन से ऐसे प्रमुख कार्य होंगे जिनको आप प्रमुखता से पहली नज़र में करने की आप सोच रखते हैं जिनके बारे में? देखिए, चुनाव के नतीजे में और आज के बीच में करीब 6 महीने ही हैं। बिल्कुल सर। तो सबसे पहले मैं चुनाव के दौरान भी कहता आया हूँ सबको कि वहाँ पे माहौल ऐसा था कि कोई सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो मैंने एक चीज़ मैंने तभी कही थी कि एक बात तो मैं कह सकता हूँ कि आपकी बात सुनने के लिए तो कोई है। वो सबसे पहले वो बात है। और बाकी आप जो करना चाहते हैं तो हर एक नाथद्वारा के हर एक क्षेत्र में अपनी अपनी तकलीफ़ें हैं। भले नाथद्वारा क्षेत्र शहर हो जहाँ पे पर्यटक इतने आते हैं, शहर पुराना है, तो जो आमतौर पे जो शहरी समस्या हैं वह नाथद्वारा में है। रेलमगरा में जाएँ तो अलग तकलीफ़ें हैं पोल्यूशन की, और रोज़गार की तकलीफ़ तो सब जगह है, और मेडिकल चीज़ भी है, स्कूल भी है, तो ये सब चीज़ें को तो देखना ही है धीरे धीरे। सर रोज़गार के लिए, युवाओं के लिए क्या कुछ आप कर सकते हैं, इरादा रखते हैं उनके लिए? क्योंकि यूथ सर सबसे बड़ी ताकत है हमारे देश की। यूथ सबसे बड़ी ताकत है, और यूथ के लिए एक मिलान चाहिए कि जो लोगों की क्वालिफ़िकेशन है, जो काबिलियत है, उस तरह की नौकरी मिले उनको। और तो दोनों तरफ से थोड़ा एडजस्टमेंट है कि लोगों के जिसके क्वालिफ़िकेशन नहीं है वो उनको समझना नहीं चाहिए उनको ऐसी नौकरी मिलेगी जब आपके पास ना तो अनुभव है ना क्वालिफ़िकेशन है। और एक बार आपके पास क्वालिफ़िकेशन आ जाती है तो आपको काम तो मिलना चाहिए। तो एक तरफ तो है कि आप जो फॉर्मल एजुकेशन कह रहे हैं, स्कूल, कॉलेज और फिर आगे पढ़ाई, और एक है जो आप आम तौर से जो कहते हैं कि वोकेशनल ट्रेनिंग, जो अलग अलग बड़े आप ऊंची स्तर पर पढ़ाई नहीं लेकिन वोकेशनल ट्रेनिंग करें तो आप अपने खुद की तरफ से कुछ बिज़नेस शुरू कर सकते हैं या दूसरा काम कर सकते हैं। तो इन तरीके से अगर कुछ काम और रोज़गार बढ़े, और बाकी तो है ही है, इंडस्ट्रीज़ है, और जो कन्वेंशनल सोच है कि इस तरह से नौकरी बढ़ती है वो बात भी है, लेकिन उसके साथ ये भी है डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम पे तो मैं काम कर रहा हूँ। अभी ज़मीन शुरू नहीं हुई है, लेकिन आप कह सकते हैं होमवर्क तो चालू है। सर आप अक्सर, मैंने आपको देखा है एक विधायक के तौर पे आप नपी तुली भाषा में जवाब देते हैं, किसी से भी बात करते हैं, किसी भी पे भी टिक्का टिप्पणी करने से भी आप बचते हैं। तो इसलिए आपसे एक आम नागरिक के नाते मैं पूछना चाहता हूँ एक सवाल, कि सर वर्तमान देश की राजनीति धर्म और जाति के आधार पर चल रही है। अक्सर ऐसा लोग आरोप लगाते हैं, एक पार्टी के बारे में कहते हैं कि ये पार्टी धर्म के आधार पर राजनीति करती है, वहीं अपोजिशन वाली पार्टी के बारे में कहते हैं कि जातिवाद करना चाहते हैं और लोगों को जातियों में बांटना चाहते हैं। आप क्या विचार रखते हैं सर इस बारे में? मेरे विचार यही है, आपने कहा मैं टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे विचार ये है कि जो लोग राजनीति में हैं, जो ऐसे ऊंचे स्तर पे भले विधानसभा में हो, भले पार्लियामेंट में हो, आप जब कुछ भी बात करें तो आप जिम्मेदारी से करनी चाहिए। और ये जो आम तौर पे जो ये टीका टिप्पणी जो हर रोज़ अखबारों में आते हैं, किसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, ऐसी चीज़ें तो होनी नहीं चाहिए। आप आफ्टर ऑल भले आप एमएलए है, या सीएम है, या कोई भी पद में है, पीएम है, प्रेसिडेंट है, कुछ भी पोजीशन है, आप ये गरिमा है और उस हिसाब से चलना चाहिए। सर पेपर लीक और मणिपुर जैसे ज्वलंत मुद्दों पे आप क्या राय रखते हैं सर? पेपर लीक
एक तो पेपर लीक तो सब लोग जानते हैं कि युवा के साथ तो एक कुठारघात हो भद्दा रहा है। मजाक है। बिल्कुल सर। और जितनी जल्दी पटरी पे आए सब चीज़ और लोगों के साथ ये खिलवाड़ बंद हो वही ठीक है। और लोगों को मतलब जिन्होंने गड़बड़ काम किया हो उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। और मणिपुर के लिए भी यही बात है कि जो लोग गड़बड़ कर रहे हैं उनको तो पकड़ना ही चाहिए। सर पेपर लीक कांग्रेस राज में भी होते थे और भारतीय जनता पार्टी के राज में भी हो रहे हैं। कांग्रेस राज था तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक या विधायक प्रत्याशी या जो भी कार्यकर्ता थे विरोध प्रदर्शन करते थे। अब कांग्रेस वाले ऐसा कर रहे हैं। सर क्या आप ये मानते हैं कि नेताओं की संलिप्तता इसमें है और नेताओं का आशीर्वाद जिन लोगों पे हाथ जिन लोगों पे रहता है उसकी वजह से ही पेपर लीक जैसी घटनाएं होती है? अब आप मुझे टीका टिप्पणी की बात कर रहे हैं। सर व्यक्तिगत ना होके एक विचार तो साझा करें आप। मेरा ये कहना है कि जैसे पेपर लीक का मुद्दा ले लो, ये इसमें कोई राजनीति नहीं है। ये देश के युवा हैं, उनका भविष्य है। तो भले युवा की सोच कांग्रेस की सोच हो कि बीजेपी सोच हो कि और अन्य दल की सोच हो, आफ्टर ऑल वो एक नागरिक ही है। तो नागरिक को संभालना और इस खास तौर से ऐसे चीज़ों में नागरिक को संभालना वो तो सब पार्टी की जिम्मेदारी है। तो हम सब पार्टियों को एक होके इसको सुलझाना करना चाहिए। लेकिन सर नेताओं ने इसे राजनीतिक मुद्दा बना रखा है। अब नेता अब जिन्होंने बनाया है आप उनसे पूछे। मैं तो राजनीति ऐसे इस चीज़ों के लिए तो आया नहीं हूँ। मैं तो जैसे जितना मदद हो सके मेरे से मैं उतना करूँगा। सर आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक है भारतीय जनता पार्टी से और कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी के। अभी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो मणिपुर की जहां बात आती है तो सीधा आरोप प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पे लगता है कि वो कानून व्यवस्था संभालने में असमर्थ वहाँ नजर आ रहे हैं। तो एक भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता होने के नाते आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? क्या वो फेल है? इन मोदी जी और अमित शाह जी कानून व्यवस्था संभालने में फेल हो चुके हैं? अब कानून एक तरफ से एक सेंट्रल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और किसी एक चीज़ से व्यवस्था इतनी ज़्यादा बिगड़ नहीं सकती है। मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें हुई होंगी इसलिए सिचुएशन ऐसा हुआ है। तो आप किसी एक के ऊपर पूरा इल्ज़ाम लगा के मेरे ख्याल से वो तो सही नहीं होगा। सर आप जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र के इर्द गिर्द इलाकों में हम देखें, उदयपुर की आज खबर थी सर भास्कर में आपने पढ़ी हो तो सर वहाँ आदिवासी क्षेत्र से खबर आती है कि वहाँ जो नवजात शिशु होते हैं उनको वहाँ के लोग बेच रहे हैं किसी गैंग को। 1 दिन से लेकर 30 दिन के बच्चों को, महीने भर के बच्चों को वो 10, 20, 50 हज़ार रुपये में वो बेच रहे हैं सर। उससे पहले खबर थी कि किशोरियों को बेचा जा रहा है। तो सर आज इस दौर में ऐसी खबरें सामने आना किस ओर इशारा करती है सर? क्या उन लोगों को हम भूल चुके हैं, हमने उनको दरकिनार कर दिया कि आपको कोई देखने वाला नहीं है, या उनको एजुकेट करने में हम पीछे रह गए सर? कहाँ बड़ी वजह चूक मानते हैं सर? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि हम उनको भूल गए हैं। वो तो हम जैसे मैंने कहा समाज के। और अगर आप मेरी बात करें तो मेरे परिवार का इतिहास है, हम सब 36 कौम को साथ ही लेके चले हैं। तो कोई भी किसी को नहीं कह सकते कि हम आपको भूल गए। तो संभालना तो सभी को है। लेकिन जो ऐसे वारदातें होते हैं ये तो एक इशारा है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जो पुलिसिंग की सिचुएशन है, जो जुडिशरी की सिचुएशन है, ये सब चीज़ें और जो आज व्यवस्था है इसी कारण से ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो इनको रोकना तो है ही। सर लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल आपने कहा ठीक बात है, लेकिन सर कोई व्यक्ति अपने परिवार का सदस्य अगर वो बेचने जा रहा है तो या तो सर उसकी मजबूरी है या फिर कहें कि मजबूरी है सर। मेन तो मजबूरी माना जाए कि आर्थिक दिक्कत उसके पास है तब वो ऐसा कर रहा है, वरना सर कोई कोई अपने ऐसा नहीं नहीं करता। करे। तो सर उनकी आर्थिक जो दिक्कतें हैं, आर्थिक रूप से उनको सशक्त बनाने के लिए क्या राज्य की हमारी सरकार या आप विधायक है वहाँ से, उस क्षेत्र से शायद आप दूसरा क्षेत्र होगा लेकिन आप वहाँ से हैं सर, तो क्या कुछ अब ध्यान में सरकार की बात लाने के लिए कुछ करेंगे सर? सरकार की तरफ से एज अ गवर्नमेंट कुछ करे, गवर्नमेंट की योजना अलग हो वो एक अलग बात है। एक इंडिविजुअल एमएलए की तरफ से जैसे स्किल डेवलपमेंट जैसे मैंने कहा वोकेशनल ट्रेनिंग, तो जो फॉर्मल एजुकेशन से अलग है, हट के और दूसरे लोग भी कर सकते हैं। वो एक सोच है कि ऐसे कुछ हो तो ऐसे लोगों की भी मदद होगी जो आज बेरोज़गार है। बिल्कुल सर। सर आप जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ से आपने चुनाव जीता, सीपी जोशी जी को आपने चुनाव हराया। सीपी जोशी जी अपने आप में एक बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं कांग्रेस के। तो आपने जब चुनाव जीता उसके बाद से आपके कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि हमारे साहब को मंत्री बनाया जाएगा। उन्होंने कहा भी कि हमारे साहब मंत्री बनेंगे, लेकिन आपको मंत्री पद नहीं दिया गया। सर पहली बात तो ये कि मंत्री पद नहीं मिला, इसके बारे में आप क्या सोच रखते हैं? और दूसरी बात, क्या भविष्य में आपको मंत्री पद मिल सकता है, क्या उम्मीद है? भविष्य में तो उसने देखा है लेकिन आप ठीक है, वो जीत हुई थी, एक अच्छी जीत थी और एक सेटिस्फैक्शन थी और लोगों की भावना थी कि आपने ऐसे ऐसे नेता को हराया तो आपको कुछ मंत्री पद तो मिलना ही चाहिए। लेकिन
जैसे होगा आगे देखते हैं। और मैं निराशा क्या हुई बताऊँ? सर आपको? कार्यकर्ता तो निराशा, निराश थे सर। अब कार्यकर्ता निराश, यह मुझे महसूस तो हुआ कि कार्यकर्ता निराश थे। अब वो तो सर गवर्नमेंट की सोच है कि उन्होंने जिनको बनाया मंत्री, और अब आगे जिनको बनाना चाहते हैं, क्योंकि मैंने, मेरे तरफ से नहीं, आप देख लें पूरे मेवाड़ ने विधानसभा में काफ़ी तादाद में बीजेपी जीती है, और अभी लोकसभा के चुनाव में भी जहाँ मेवाड़ ने पूरा सपोर्ट समर्थन। दिया है पार्टी को, तो ये सोच तो है ही है। सर आप विधायक बने, पहली बार आपने चुनाव लड़ा और विधायक बने। पहली बार आपकी धर्मपत्नी को टिकट मिला, वो चुनाव उन्होंने चुनाव जीता और पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोटों से चुनाव उन्होंने जीता। तो अब डबल इंजन की सरकार आपके क्षेत्र में भी है और वैसे देश में और प्रदेश में भी डबल इंजन सरकार है। जी। सर किस गति से आप विकास कर पाएँगे और क्या उम्मीद है कि 5 साल के बाद जनता को जो रिपोर्ट कार्ड आप सौंपेंगे, उसमें किस हद तक विकास आप उनको बताएँगे कि हमने ये किया? अ, विकास के, एक तो जैसे आपने कहा डबल इंजन तो ठीक है, लेकिन एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी है, लेकिन ठीक है थोड़ी, अब ठीक है थोड़ी आसानी हो जाएगी अगर एमपी और एमएलए ऐसे ही एक ही परिवार के हैं। तो अब जो डेवलपमेंट है, मेरा 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 जो नाथद्वारा के लिए और नाथद्वारा क्षेत्र के लिए जो मेरी सोच है कि जो आगे मेरे 20-30 साल के लिए जो नाथद्वारा शहर है उसके लिए सोचना पड़ेगा, ये कोई 5 साल की बात नहीं है। और भले भले एमएलए 5 साल रहे, लेकिन वो जो भी योजना बने, क्योंकि शहर का अगर अब आप सोचते हैं तो वो तो लंबा सोच ही होता है। तो मेरे एक तो उस मेन चीज़ है, एक तो शहर के लिए, और बाकी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल और स्कूलिंग की बात है। सर आप राज परिवार के सदस्य हैं तो लोग आपका दिल से सम्मान करते हैं सर, ये हमने देखा है और ये आज से नहीं पहले से ये सम्मान है। तो सर आप अभी विधायक हैं तो बतौर विधायक क्या आप लोगों के बीच में, ढाणियों में, गाँव में, कस्बों में उनकी दिक्कतों को, समस्याओं को सुनने के लिए सर क्या आप जाते हैं विधायक बनने के बाद सर? हाँ, विधायक बनने के बाद भी मैं गया हूँ, पहले भी गया हूँ, और ये जो रिश्ता है मैं कह सकता हूँ कि दोनों तरफ का रिश्ता है। तो हमारा रिश्ता तो 1400 साल से चला आ रहा है। तो एक एक हिसाब से तो आप कह सकते हैं रिश्ता और एक जो ट्रस्ट है वो दोनों तरफ से है। और जहाँ पे भी लोगों से मिलना है मैं जाता हूँ, जाता है हम। सर आपने कहा रिश्ता और जो ट्रस्ट है, लोगों ने आप पे भरोसा किया। क्या आप पे भरोसा किया, फिर आपकी धर्मपत्नी को टिकट मिला, उन पे भरोसा किया। सर क्या आपको उतनी मेहनत करनी पड़ी जितनी एक आम राजनेता को करनी पड़ती है चुनाव जीतने के लिए? या फिर एक वो रिश्ता और ट्रस्ट आपने जो कहा, उसकी बदौलत एकदम कम मेहनत में आपने चुनाव जीता सर? क्या मानते हैं आप? कम मेहनत की बात नहीं, अगर आप जो भी पत्रकार थे उस समय मेरे चुनाव के दौरान हुँ, हमने जिस तरह से चुनाव लड़ा, मेरे ख्याल से वो चुनाव मुश्किल था। और जब मेरे वाइफ ने लड़ा है, जो जो जीत हासिल की है, तो ये जो एक तरफ से जो मैंने कहा ये रिश्ता है, तो एक ट्रस्ट तो है ही है। लेकिन वो मेहनत तो उतनी करनी पड़ी। राजसमंद इतना बड़ा क्षेत्र है लोकसभा का, बिल्कुल सर। और इतने बड़े क्षेत्र में जाके सबसे बड़ी जीत हासिल करनी, तो वो तो एक आसान काम तो नहीं है। लेकिन हाँ ठीक है, हम परिवार के हैं, हमारे परिवार के जो रिश्ता है, भरोसा है, उसके लिए तो सबको धन्यवाद देता हूँ। सर अपने परिवार के लिए, अपने क्षेत्रवासियों के लिए कोई संदेश आप देना चाहें तो? परिवार और क्षेत्र के लिए तो आपने क्षेत्र को परिवार कहा तो कहा तो है ही है। और हमेशा मेरा तो यही है कि जब आप जो भी करें, जब अगर आप पब्लिक लाइफ की बात करें तो ठीक है, हम जो भी सोचें, जो भी काम करें, हम पूरे समाज के बारे में सोच के काम करें। ये नहीं कि हम इसी के बारे में सोचेंगे, उसके बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि आगे तो हम सबको साथ मिल के ही बढ़ना है। जैसा कि आपने देखा, हमने विश्वराज सिंह जी मेवाड़ से बात की। एकदम नपी-तुली भाषा में बात करते हैं, किसी पे भी टीका-टिप्पणी करने से बचते हैं और इन्होंने कहा कि हम होमवर्क कर रहे हैं, जो स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, उस पे बहुत जल्द हमारे क्षेत्रवासियों को उसका लाभ मिलेगा और नाथद्वारा के लोगों को अपना परिवार ये मानते हैं और ये कहते हैं कि रिश्ता आज का रिश्ता नहीं है, ये हमारा पुराना रिश्ता है और चुनाव में मेहनत इनको करनी पड़ी। सबसे ज़्यादा वोटों से चुनाव जीतने वाली इनकी धर्मपत्नी और फिर इन्होंने भी चुनाव जीता और पहली बार इन्होंने चुनाव लड़ा और पहली बार में सफलता इनको मिली। तो सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आपको बहुत धन्यवाद।